नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ। ये ऐतिहासिक जो विवरण है उसके संदर्भ में वर्णन है। ये इतिहास की पुस्तक है जिसमें जो है ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में बात की गई है कि हमें वो स्रोत, वो विवरण कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुछ एक चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि ये जो चित्र है इसमें कुछ ब्राह्मण जन जो है वो ब्रिटेनिका को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, जो अपना उनका शास्त्र है वो उनको दे रहे हैं। तो इससे ये बातें ज्ञात होती हैं कि जो भारतीय हैं वो अक्षम हैं स्वयं शासन करने के लिए, और वो इन अंग्रेज़ों को जो है दे रहे हैं। एक तरह से जो है कही जा सकती है कि अपना शासन, अपनी बागडोर उनको दे रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है, जो ये विचार है, इसको देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, जेम्स रेनल ने ऐसा नक्शा तैयार किया था 1782 में। उसके बाद जो है भारतीय इतिहास को जब ये बात की गई कि ऐतिहासिक विवरण तैयार किए जाने चाहिए, तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और जो राजनीतिक दार्शनिक भी थे, जेम्स मिल, उनको ये कार्य सौंपा गया और उनको बोला गया कि जो भारत का इतिहास है उसके विवरण को आप तैयार करें। तो उन्होंने जो है 3 विशाल खंडों में इसका विवरण तैयार किया, जो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में लिखी गई है। और उन्होंने जो है जो उनके अंग्रेज़ों के विचार थे उसको भारत में बांटने के क्रम में जो है इसका व्याख्यान किया, जिसमें उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके उन्होंने 3 कालखंड दिए। ऐसा करने का उनका जो है मुख्य काम था कि जो भारतीय हैं उनको आपस में जो है बांट कर उन पर शासन किया जाए, ये उन्होंने किया। तो इसके जवाबी कार्रवाई में जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने जो काल निर्धारण किया वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नाम से जो आज हम अपने ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं उसके माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है। एक जो टर्म हमेशा आता है औपनिवेशीकरण, ठीक है, जिसे कॉलोनाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक देश जो है दूसरे देश के दबदबे से इस प्रकार प्रभावित हो कि उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसमें बदलाव आए। जिस प्रकार से अगर हम देखें अपने भारतीय परिदृश्य में, तो भारत की जनता जो उस समय थी वो अंग्रेज़ों से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर बदलाव के परिदृश्य में नज़र आती थी। हर चीज़ में जो है उनका दखल होता था। तो ये सभी जो चीज़ें हैं औपनिवेशीकरण के अंतर्गत आती हैं। अब उन्होंने जो है जो उनका उपनिवेश जो बना रहे थे उसके संदर्भ में जो उनका पत्राचार होता था, जो उनकी बातें होती थी, और एक देश से दूसरे देश तक या एक छोर से दूसरे छोर तक जो है शासन प्रशासन की जो नियमावली होती थी उन तक पहुंचती थी। तो उस को जो है करने के लिए उन्हें कुछ एक जगह भी चाहिए होता था जहाँ पर वे अपने जो भी इस प्रकार के दस्तावेज होते थे उनको रख सके। तो उनके लिए उन्होंने अभिलेखागार की जो है स्थापना की। अभिलेख क्या होते हैं ये हमने क्लास 6 की बुक में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अभिलेख या दस्तावेज या रिकॉर्ड रखे जाते थे वो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरह होते थे। और इसके लिए उन्होंने 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो है स्थापना किया, जिसे हम लोग आर्काइव्स भी बोलते हैं। और इन सब की जो घटनाओं का जिक्र है उसमें एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पर बताया गया कि जब 1946 ईस्वी में शाही नौसेना ने बगावत करी थी, तो उसके संदर्भ में जो पत्राचार हो रहे थे, जो उन सभी के विचार हो रहे थे, या इन जो बगावत थी उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनकी जो योजनाएं थी वो यही पत्राचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। और ये अभिलेखागार इतने महत्वपूर्ण होते थे कि ये सभी उन जितने भी जो भी वहाँ पर शासन करते थे, जो भी प्रशासनिक क्षेत्र के महकमे थे, वो सब उनके आसपास, घरों के आसपास ही रखे जाते थे ताकि कोई भी इस प्रकार की जानकारी कहीं भी लीक ना कर पाए। और जो ये सभी अभिलेख होते थे या जो भी दस्तावेज होते थे, तो इन सबको जो जब प्रिंटिंग नहीं आया था, जब मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखते हैं तो वो खुशनवीसी या इसे सुलेख नवीश भी कहते हैं। और ये लोग ऐसे होते थे जिनकी राइटिंग्स बहुत सुंदर होती थी और उसी राइटिंग के माध्यम से वो जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे ताकि जो पत्र का जो एक महत्व है, पत्र की जो बात है, वो उन तक, दूसरे लोगों तक बिना किसी अस्पष्टता के पहुंच जाए। और इस संदर्भ में जो है हम देखते हैं कि इसमें जो भी उनका जो शासन की प्रक्रिया होती है, तो उससे पहले वो भारत को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और यहाँ की जो भी आबो हवा है उसके बारे में हर चीज़ की जानकारी चाहते हैं। उसी के संदर्भ में जो है वो सभी सर्वेक्षण करते हैं और जो भी जानकारियाँ जुटाते हैं वो उसके माध्यम से करते हैं। तो जेम्स प्रिंसप नामक जो एक व्यक्ति होते हैं, इसका जिक्र आप लोग वो जब अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं। और इन्होंने 1832 ईस्वी में एक तस्वीर बनाई जिसमें कि उन्होंने बंगाल में मानचित्रण और जो सर्वेक्षण का कार्य था उसको उकेरा अपने पेंटिंग के माध्यम से।
इसके साथ साथ जो भारतीय लोग थे उन सब की जो है जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण की भी शुरुआत की, ताकि वो भारतीय परिवेश से भली भांति परिचित हो पाए। तो उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ों की गुणवत्ता या इतिहास का जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लिया, और जो फसल वगैरह है उसकी क्या प्रकृति है, ताकि जो है उसे आगे आने वाले समय में ये बता सकें, ये जान सकें कि किस प्रकार के पौधे हैं और उस पर जो है किस प्रकार की लगान वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जनगणना किया, और जो प्रांतीय जानकारी है उसको जुटाने के लिए उन्होंने वहाँ की जाति, वहाँ के जो व्यवसाय होते हैं, वहाँ के इलाके कैसे हैं, इन सब की जानकारी भी उन्होंने ली। और कुछ यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिए हैं, और ये सारे जो हैं वेबसाइट से हमने लिए हैं, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। और ये है वानस्पतिक सर्वेक्षण, यानी जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1890 ईस्वी में और की गई, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इसकी जो स्थापना है 1875 ईस्वी में की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो भी कोलकाता में अवस्थित है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो पुरातत्व सर्वेक्षण होते हैं वो काम करते हैं, और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है, इसके तहत जो है मानव विज्ञान या मानव शास्त्र जो है उसमें उसकी स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो उसके पहले एक 1965 में FAO और UNDP की परियोजना आई थी 1965 में, और तत्पश्चात जो है भारतीय वन सर्वेक्षण का पुनर्गठन हुआ 1981 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर इसकी जो पिक वगैरह है, और इसके माध्यम से जो है वो एक मनोवैज्ञानिक जो है दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये लिप्टन टी का जो है एक विज्ञापन दिखाया गया है, जिसमें एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर ये जो है इस प्रकार का काम करता है, पीता है चाय वगैरह। तो एक बादशाहत की जो वो होती है वो दिखाया गया है। ये यहाँ पर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बताया जाता है, लेकिन ये तो उस समय तो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो अलग था, और जो भारत का गवर्नर जनरल होता है वो अलग होता है। तो ये विलियम बेंटिक होना चाहिए, उसमें आप लोग इसको फिर से देख लेंगे। यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 में स्थापना हुई थी उसके संदर्भ में जो है ये है, और ये वही फ़ोटो है जो जेम्स प्रिंसेप ने बनाई थी 1781 ईस्वी में जब सर्वेक्षण हो रहा था। और ये शरीफे का पौधा है जो 1770 के दशक में बनाया गया, ताकि यहाँ के लोगों की और विचारों की जो है जानकारी ली जा सके। ये 1857 का दृश्य उकेरा गया है, ताकि जो भारतीय विचारधारा है उसके विपरीत उन्होंने जो परिदृश्य दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार भारतीय अंग्रेज़ों पर जो है हावी हैं, ये उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो ये सभी रिकॉर्ड्स होते हैं, इससे हमें उस समय के जो शासक थे उनकी तो जानकारी मिल पाती है, लेकिन जो उस समय के लोग थे, उन समय के जो लोगों की परिस्थिति थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये इसका एक डिमेरिट हम कह सकते हैं। और यहाँ पर वही सब क्वेश्चन वगैरह हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।